महाअष्टमी के अवसर पर आज देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। महाशक्ति के जयकारे से गुंजायमान हुए दुर्गा पंडाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रदेश भर में भी महाअष्टमी के पावन पर्व पर हर्षोल्लास का माहौल। मंदिरों में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। प्रदेश भर में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सीईटी ग्रुप डी की 2 दिवसीय परीक्षा सफलतापूर्वक हुई संपन्न। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध। और भारत ने मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन के लिए भेजी मानवीय सहायता। करीब 38 टन चिकित्सा और राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान रवाना। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश विदेश में आज नवरात्रि पूजा के 8वें दिन महाअष्टमी का पर्व श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। इस पावन मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि दुर्गा पूजा असत्य पर सत्य की और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार मातृशक्ति के प्रति अधिकाधिक सम्मान के लिए प्रेरित करता है और जनजीवन में प्रसन्नता और समृद्धि लाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुर्गा पूजा मां दुर्गा के अदम्य भावना की स्मृति का प्रतीक है। उन्होंने मां दुर्गा से सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की कामना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मां दुर्गा से देशवासियों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि आज मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना का पावन दिन है। करुणामयी और अमोघ फलदायिनी देवी मां से प्रार्थना है कि अपने सभी साधकों को आशीष देकर उनका कल्याण करें। प्रदेश भर में आज महाअष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। चारों ओर मंदिरों में मां दुर्गा के गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां दुर्गा सभी को खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। जय मां अम्बे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संदेश में लिखा कि मां महागौरी की आराधना के पावन पर्व दुर्गा अष्टमी पर माता के सभी भक्तों तथा समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इन शारदीय नवरात्रि में माता के सभी स्वरूपों की असीम कृपा आप सब पर बरसे। मां आदि शक्ति के आशीर्वाद से आपका जीवन समृद्ध, उज्जवल और खुशहाल हो, मेरी यही प्रार्थना है। कैथल जिले में आज शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की गई। वैसे तो नवरात्रि की हर एक तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन महाअष्टमी तिथि विशेष मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी दुर्गा अष्टमी तिथि पर ही असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई थी। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन विशेष महत्व माना गया है। दुर्गा माता के नवरात्रि की अष्टमी पर श्रद्धालुओं ने मंदिरों में माता को भोग लगाकर पूजा अर्चना की और कन्याओं को माता का रूप मानकर उनकी पूजा की। कैथल के प्राचीन बड़ी देवी हिंगलाज माता मंदिर के पुजारी ने कहा कि माता के पावन नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना की जाती है और आज महाअष्टमी के दिन श्रद्धालुओं द्वारा कन्याओं को माता का रूप मानकर उन्हें प्रसाद खिलाकर उपहार दिए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि इस पावन मौके पर श्रद्धालुओं को कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने का संकल्प लेना चाहिए। अशक्ति अनन्य शक्ति माँ की आज अष्टमी है। इस दिन लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ जो 9 दिन उपवास करते हैं, कुछ अष्टमी को अपना उपवास को पूरा कर लेते हैं, कुछ नवमी करते हैं। महारानी पराम्बा भगवती अपने भक्तों का आशीर्वाद देकर के उनको कृतार्थ करती है और हमारी तो यही प्रार्थना सभी से कि जो माँ पराम्बा भगवती को इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं, इतनी श्रद्धा के साथ 9 दिन उपवास रखते हैं और कन्याओं का पूजन करते हैं। कन्या साक्षात माँ पराम्बा भगवती का स्वरूप है, बाल स्वरूप कन्या माँ पराम्बा भगवती को मानते हैं, जिसके भी अंश शक्ति का है। जीव तो शक्ति का ही अंश है। जिसके मन में इस प्रकार की दुर्भावना हो, माँ पराम्बा भगवती उनको ये सद्बुद्धि दे।
श्रद्धालुओं ने कहा कि नवरात्रि के दौरान उन्होंने सुबह शाम दुर्गा मां की बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। उनका विश्वास है कि माता सबके घरों में सुख शांति देकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि आज के दिन हम सबको कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की शपथ लेनी चाहिए। आज के दिन कन्याओं को पूजा जाता है और आज के दिन आपने देखा भी है कि जैसे कि कन्याओं की कमी होती है। अगर लोग ये आज संकल्प ले, माता रानी आज अष्टमी का दिन है और ये संकल्प ले कि ऐसा कदम नहीं होंगे तो लड़कों के बराबर ही लड़कियों को रखा जाएगा और भ्रूण हत्या को रोका जाएगा, तो हमारे देश में कन्याओं की कमी नहीं होगी। हमें लड़कियों की पूजा करते हैं तो उन्हें मारना नहीं चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि उनके हमें अच्छे से इज्जत करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। आजकल फीमेल फर्टिसाइड हो रहा है तो हमें इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लड़की ही है जो ससुराल को भी संभालती है और अपने मायके में भी एक बेटी बन के रहती है, तो इसलिए हमें इस पर रोक लगानी चाहिए। वहीं फतेहाबाद में 8वें नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु महिलाओं ने मंदिरों व घरों में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अपने व्रत का निवारण किया और छोटी कन्याओं को भोजन के साथ उपहार वितरित किए। श्री राम आश्रम शिव मंदिर के पुजारी ने बताया कि अष्टमी के दिन माता के नवरात्रि संपूर्ण हो जाते हैं और जिन महिलाओं ने व्रत रखे होते हैं वे अपने व्रत का निवारण करती हैं। आज शुभ अवसर पर महिलाओं ने देश में शांति की कामना करते हुए सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया है। चैत्र मास में के नवरात्र और आश्विन मास के नवरात्रों में दुर्गा स्तुति का पाठ किया जाता है। बहुत भक्तजन सभी लोग आते हैं यहाँ पर और माता रानी का कढ़ाई और चाने का भोग भी लगाया जाता है। और आज अष्टमी का दिन है, नवरात्र कन्या पूजन करते हैं। आज अष्टमी का अंतिम दिन है, भोग लगाते हैं, दैनिक पूजा करते हैं और शाम को आज हवन भी करते हैं। राम आश्रम दीपक कॉलोनी में सभी महिलाएं, माताएं, बहनों सभी आकर के दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं। 5:30 बजे 4 बजे से शुरू करके 5:30 बजे आरती होती है। श्रद्धालु महिलाओं ने बताया कि पहले उन्होंने अपने घरों में पूजा की और उसके बाद मंदिर में दुर्गा माता की प्रतिमा के समक्ष ज्योति जलाकर सत्संग करके अपने 8 दिन से चल रहे व्रत का निवारण किया। उन्होंने अपने घरों में कंजकों का पूजन किया तथा उन्हें उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही महिलाओं ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी अभियान चलाने का संकल्प लिया। और सभी माता के जो भगत हैं वो 9 दिन पूरा व्रत रखते हैं और आज अष्टमी के दिन उसका व्रत का उद्यापन करते हैं। किसी किसी घर में नवमी को भी उद्यापन किया जाता है, ये विधान है। लेकिन हमने आज अष्टमी पे जोत जलाई है और कंजकों को मतलब प्रसाद खिलाया, माता रानी को भोग लगाया है और यही माना जाता है कि माता रानी सबकी पूरी करती है मुरादें। जो भी अपनी आशा लेके माता रानी के दरबार में आता है। जय माता दी। सब भक्तों को हमारी प्यार भरी जय माता दी। राम आश्रम शिव मंदिर में नवरात्र का उपलक्ष्य बहुत धूमधाम से मनाया गया और हम सब ने माता रानी की दुर्गा स्तुति का पाठ करके वो रौनक लगाई। ईश्वर के लिए उसकी प्रार्थना की गई और सबको सुख शांति बनाए रखना, माता ने सब पर कृपा करे और विश्व शांति के लिए हम माता से ही प्रार्थना करते हैं कि मंदिर में सुख शांति बनी रहे और माता रानी सब पर आशीर्वाद बना रहे। राम आश्रम महिला मंडल की तरफ से हम हर साल इसी तरह माता का दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं और इतनी रौनक मंदिर में लगी रहती है। आज कन्या पूजन करके विश्व शांति के लिए हमने प्रार्थना की है कि सनातन धर्म की वृद्धि हो और इसी तरह मंदिर में रौनक बढ़ी रहे और भक्तों का आना जाना लगा रहे। पंचकुला के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 26 के छात्र छात्राओं ने अंग्रेजी भाषा में रामलीला का मंचन किया। बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का अनोखा प्रयास विद्यालय की शिक्षकों ने किया है। अध्यापिका डॉक्टर चित्रा ने कहा कि केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार का ये ध्येय है कि ये बच्चे जो कच्ची मिट्टी के समान हैं उन्हें अपनी संस्कृति की जड़ों से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि इसी को आधार मानते हुए उन्होंने विद्यालय में विदेशी भाषा में रामलीला का मंचन किया। अंग्रेजी भाषा में रामलीला का मंचन से विदेश में रह रहे लोग भी भारत की संस्कृति को जान पाएंगे। जो शिक्षा विभाग द्वारा हमें आदेश जारी हुए थे रामलीला मंचन के, मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें एक ऐसा मौका मिला कि जिसमें हमें नया कंसेप्ट दिखाने का मौका मिला कि हम क्यों ना रामलीला को इंग्लिश में दिखाएं।
ताकि जो आज के हमारे नन्हे पौधे हैं, जो कच्ची मिट्टी के समान है, जिन्हें हम जैसा बनाएंगे वो वैसा ही ढल जाएंगे, ये आज के जो वर्तमान युग को है, फ्यूचर में हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाए। जो हमारी रामलीला है, हम सब इस संस्कृति से अवगत हैं, लेकिन हमारी इस संस्कृति को आगे ले जाने के लिए हमने ये नया कंसेप्ट उठाया, जो कि अंग्रेजी में रामलीला मंचन है। अंगद व रावण के संवाद का मंचन करने वाली सुधा ने बताया कि विभाग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के तहत उन्होंने इसका मंचन करवाया है। अंग्रेजी भाषा में मंचन करवाने के पीछे यही सोच रही है कि हमारी आज की पीढ़ी वर्तमान के साथ साथ पुरातन संस्कृति से भी जुड़कर इसमें संयोजन स्थापित कर पाए। उन्होंने बताया कि बच्चों ने मात्र 2 दिन के छोटे से अंतराल में इसकी तैयारी की है। वहीं रावण व अंगद का रोल करने वाली छात्राओं ने बताया कि हिंदी में रामलीला तो देखी है, परंतु अंग्रेजी में शिक्षिका द्वारा करवाई गई रामलीला करके बहुत खुश हैं। रीजन था वो ये था कि हमारे देश की संस्कृति हमारे देश के लोग तो जानते हैं, तो क्यों ना अदर स्टेट्स में जहाँ पर हिंदी भाषा कम प्रयोग की जाती है, या फिर हमारे देश के बाहर जिन देशों में हमारी सभ्यता को पहुंचाया जा सकता है, क्यों ना इस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं, अपने इस देश की धरोहर को उन तक भी पहुंचा सकते हैं, और इसका जो मैसेज है वो वहाँ तक भी लेके जा सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से, कितने खूबसूरत संदेश इसके हर पार्ट में, हर भाग में हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ये भाग हमने मंचन किया है जिस भाग का, वो है अंगद और रावण के बीच का जो संवाद था। मैं रावण हूँ, मेरा नाम शिविका है, मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल 26 पंचकूला की कक्षा 4 की छात्र हूँ। आज तक मैंने हिंदी में ही रामायण देखी, पर आज मैं इंग्लिश में रामायण कर रही हूँ। If you want to touch anybody's foot, then go and touch foot of Sri Ram, not mine. I am giving you time till tomorrow morning. Go and ask for apologies from the whole universe. Sri Ram, otherwise we will march to Lanka tomorrow morning. Meena, catch the stupid monkey. हरियाणा चयन कर्मचारी आयोग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा आज प्रदेश भर में सफलतापूर्वक संचालित की गई। आयोग द्वारा 21 और 22 अक्टूबर को हुई ये परीक्षा सुबह और शाम 2 चरणों में करवाई गई। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। साथ ही सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के सुगम आवागमन के लिए बस अड्डों पर विशेष प्रबंध किए गए थे। इतना ही नहीं, 2 दिन आयोजित हुई परीक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने सभी अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा मुहैया करवाई। इसके लिए अभ्यर्थियों ने खुशी जताते हुए सरकार का धन्यवाद किया। गुरुग्राम के उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के मेरिट पर भर्ती के ध्येय को लेकर परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए। वहीं एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कई परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिले में परीक्षा के सफल संचालन के लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। भारत ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता भेजी है। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मिस्र के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि करीब 6.5 टन औषधीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मिस्र में अल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। मंत्रालय के अनुसार राहत सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, पानी स्वच्छ करने के टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। ये वस्तुएं मिस्र और गाजा के बीच राफा सीमा से फिलिस्तीन भेजी जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति क्षणिक लाभ के बजाय आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते समय उनके सामने 2 विकल्प थे: तत्काल परिणामों के लिए काम करना या दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना। पीएम ने कहा कि सरकार ने 2 से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि के लिए विभिन्न समय अवधि के साथ काम करने का निर्णय लिया। अब जब सरकार 10 साल पूरे करने के करीब है तो दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ कई फैसले लिए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे युवाओं और उनकी क्षमताओं पर भरोसा है और विश्वास व्यक्त किया कि युवा राष्ट्र के संकल्पों को पूरा करेंगे। अगले 25 साल छात्रों और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। शॉर्टकट आपको भले कुछ तात्कालिक लाभ पहुंचा दे, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सोचने के साथ ही काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति समाज में या सियासत में तात्कालिक स्वार्थ के लिए काम करता है, उससे समाज का, राष्ट्र का नुकसान ही होता है। हमारी सरकार को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो फैसले लिए हैं वो अभूतपूर्व है। हमने देश को कितने ही पेंडिंग फैसलों के बोझ से मुक्त किया है। भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी रास्ते पर चलकर 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हमने डिफेंस सेक्टर को भी आप जैसे युवाओं के लिए ओपन कर दिया। ऐसे कितने ही सेक्टर्स हैं जब भारत में आपके लिए बन रहे हैं। आपको मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाना है। आपको आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। मेरा एक और मंत्र याद रखिएगा, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम मध्य प्रदेश में ग्वालियर स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल अपने नूंह जिले के दौरे के दौरान बड़कली चौक पर पहुंचकर 31 जुलाई को हुई हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बड़कली चौक पर ही तेल मिल का निरीक्षण भी किया, जिसे उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ वह निंदनीय है। फिर भी अगर इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो जिला प्रशासन व सरकार का दायित्व होता है कि ऐसे हालात में कानून व्यवस्था को तुरंत सामान्य किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर पीस कमेटी के साथ भी एक बैठक की गई थी, जिसमें सभी समाज के नागरिकों ने हिस्सा लिया था। सभी नागरिकों ने एक सुर में भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने देने का प्रण भी लिया है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए भी सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन मांगे थे। जिनका मुआवजा अभी भी शेष है, उनका निर्णय भी जल्द कर लिया जाएगा। जो यहाँ घटनाक्रम घटा है उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता। तो निंदनीय वो बात हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का भी एक दायित्व होता है, सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीज़ों को कैसे सामान्य जल्दी जल्दी किया जाए। पूरे प्रयत्न करने के बाद मैं आज 2.5 महीने के बाद कह सकता हूँ कि स्थितियाँ बहुत सामान्य हो गई हैं। दंगेल जड़ा हो गया था, उनके परिवार को सांत्वना दी। ऐसे ही जो और नुकसान हुए हैं उन सब नुकसान की जिनकी भरपाई हमने करनी थी उनको भी बताया है। जिनका अभी भी शेष है उनकी भी बहुत जल्दी निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ गाड़ियों का नुकसान उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह की सारी उसकी जांच करनी है। उस जांच के बाद उनकी भरपाई हो जाएगी। इसके अलावा इस इलाके में पुलिस चौकसी बढ़ाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। पहले फिरोजपुर झिरका में एक घोड़ा पुलिस चौकी होती थी जिसे बंद कर दिया गया था। हमने इसे पुनः शुरू किया है जिससे घोड़ा पुलिस की उपस्थिति वहां रहेगी, क्योंकि ये जंगल एरिया पहाड़ी इलाका है जहां सामान्यतः पेट्रोलिंग होती नहीं है। अब घोड़ों पर पुलिस पेट्रोलिंग करके कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जाएगा।
हरियाणा पुलिस प्रदेश में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से एक परिवर्तनकारी पहल शुरू करने जा रही है। इस योजना को लेकर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने डायल 112 के कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान शत्रुजीत कपूर ने कहा कि जिन स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, वहां दुर्घटना होने के कारणों का पता लगाते हुए सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सड़क दुर्घटना के उपरांत सबसे ज्यादा जरूरी है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। इतना ही नहीं, अस्पतालों को भी उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रेटिंग की जाएगी। इस सारी प्रक्रिया को मोबाइल ऐप संज्ञा से कनेक्ट किया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है। पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटना में इस वर्ष 65 सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं तथा 284 लोग कम घायल हुए हैं। इसके अलावा बैठक में सड़क दुर्घटना के कारणों सहित घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज करवाने तक की प्रक्रिया को लेकर बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों की मांगें मानते हुए सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर 6100 रुपये करने व सेवानिवृत्त होने पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा करने पर मंडी कालांवाली में आज आशा वर्करों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। आशा वर्करों ने गुरुद्वारा साहिब में अरदास करवाई और उसके बाद सभी ढोल नगाड़ों के साथ कालांवाली के अस्पताल में पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर इंद्रजीत सहित अन्य स्टाफ के सदस्यों को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। आशा वर्कर दर्शना देवी व रानी देवी ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर 74 दिनों तक संघर्ष किया। इतने लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने उनका मानदेय 4000 रुपये से बढ़ाकर 6100 रुपये करने व सेवानिवृत्त होने पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जिस पर सभी ने सहमति प्रकट करते हुए अपना संघर्ष समाप्त करने की घोषणा की। आशा वर्कर का मानदेय 2100 में बढ़ोतरी की गई है और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका हमारा रिटायरमेंट पे जो सरकार ने 2 लाख की मंजूरी दी है। भी इसमें हमें ये खुशी है भी आशा वर्कर को जब रिटायरमेंट होगी खाली हाथ वापस नहीं जाना पड़ेगा घर पे। उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार ने अच्छा सोचा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत खुशी है, फिर भी कहीं ना कहीं सरकार ने हमारे लिए सोचा। आशा बहनों के लिए हम अपनी एकता के बल पर भी बहुत ज्यादा रहे हैं। मां भारती के सपूत और महान स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां की आज जयंती है। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 1900 शाहजहांपुर में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1924 में स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सशस्त्र क्रांति आयोजित की, जिसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की संगठन की स्थापना की। बाद में उन्हें काकोरी ट्रेन कांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। देश की आज़ादी के लिए महज 27 साल की उम्र में वीर स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज 5 दशक पहले की तुलना में कई बेहतर स्थान पर है। उन्होंने कहा कि हमें विकासवादी दृष्टिकोण के साथ साथ निर्भीक सोच दोनों की ही आवश्यकता है। A lot of evidence to show, and really there's no question whether we are speaking from the perspective of India or from the perspective of the world, that we are far better off today than we were a decade or 2 or 5 before. Yet, precisely because every set of solutions throws up a new generation of problems, we constantly dissect, analyze, debate, and sometimes even agonize. The really good people in my business, however, also imagine, anticipate, and foresee. So today we need both an evolutionary approach as well as audacious thinking. विदेश मंत्री ने वैश्विक आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। A second contributor to volatility is conflict in a globalized world where consequences spread far beyond the immediate geography. We have already experienced this in respect of Ukraine. The ripple impact of what is taking place right now in the Middle East is still not
entirely clear. In different regions, there are smaller happenings whose impact is not inconsequential. In the domain of violence, there is also the less formal version, if you would, that is very pervasive. I speak here of terrorism, which has long been honed and practiced as a tool of statecraft. The basic takeaway for all of us is that given the seamlessness of our existence, any expectation that conflicts and terrorism can be contained in their impact is no longer tenable. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल नई दिल्ली में बाइक अभियान यशस्विनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 31 अक्टूबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले के लिए कुल 150 महिला सीआरपीएफ अधिकारी गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जुटेंगी। रैली का उद्देश्य नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एकता, अखंडता और महिला सशक्तिकरण का संदेश फैलाना है। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने राष्ट्र की सेवा और महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रकाश स्तंभ के लिए यशस्विनी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि युवा लड़कियां अधिकारियों को प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेंगी। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव लैंगिक असमानता की खाई को पाटने का काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेंडर इक्वलाइजेशन फंड जैसी नीतियां महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देंगी। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPPW कल नई दिल्ली में वर्ष 2023 के पुरस्कार विजेताओं के लेखन को सम्मानित करने के लिए अनुभव पुरस्कार 2023 समारोह आयोजित करेगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। विभाग ने मार्च 2015 में प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था। ये पोर्टल सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्यों, सरकार में काम करने के अपने अनुभव साझा करने और सुझाव देने की ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध कराता है। इस विभाग के अनुभव पोर्टल पर 96 मंत्रालयों, विभागों, संगठनों ने पंजीकरण कराया है और अब तक 10,000 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। जांच के बाद 4 अनुभव पुरस्कार और 9 जूरी प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। पुरस्कार विजेता 8 विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों से हैं। अनुभव पुरस्कार विजेताओं को 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 10,000 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जूरी प्रमाण पत्र विजेताओं को 1 पदक और 1 प्रमाण पत्र दिया जाएगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।